सदावत्सल्य मातृभूमि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले मैंने 2 लेक्चर करे थे जिसमें अरविंद केजरीवाल के शीश महल की चर्चा की थी, अरविंद केजरीवाल के कुछ कारनामों की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि कैसे वो जो पॉट बनाए गए हैं 4-4 लाख रुपए के, कैसे पर्दे बनाए गए हैं। आगे खुलासा ऑपरेशन शीश महल नवभारत टाइम्स चला ही रहा है, नवभारत मतलब टाइम्स नाउ नवभारत चला रहा है और ऑपरेशन शीश महल में वो जो बातें निकाल के लाए उन बातों का हुआ क्या आखिर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर अगर किसी ने रिसर्च की है, किसी ने रिसर्च क्या की है, किसी न्यूज़ चैनल ने रिसर्च की, कुछ लोगों ने रिसर्चें की, कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज किए होंगे, वहाँ गए होंगे, पत्रकारों की को मार पीट कर भगाया गया होगा या बहुत सारे ऐसे काम और भी हुए होंगे। उन सब का परिणाम क्या निकलना था? क्या केवल ये देश को पता होना चाहिए या फिर कानून भी है? मैं 2 चीज़ें जानता हूँ, मानता हूँ कि एक तो होता है सामाजिक पक्ष। एक सामाजिक पक्ष ये होता है कि भई समाज को पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए कि आखिर व्यक्ति उक्त व्यक्ति कैसा है। अपराधी है, गैर अपराधी है, अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है, देखने का चेहरा दूसरा है, छुपने का चेहरा दूसरा है, या वो कुछ करता भी है कि नहीं करता है, उसको उसने कैसा अपना इमेज आपके सामने बना कर रखा है। तो कुल मिलाकर उसकी इमेज जो उसने बना कर रखी है उसके विषय में सत्यता जानना। दूसरा पक्ष उसका ये है कि सत्यता तो पता लग गई, लेकिन क्या कानून का शासन भी है? तो समाज का शासन उसको पता होना चाहिए, क्या कानून का शासन भारत में है? और कानून का शासन पाने के लिए ही समाज में इस प्रकार की अटकलियां फेंकी जाती हैं ताकि कानून हाथ में आ जाए और सिस्टम हाथ में आ जाए। फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली बना हुआ है। जैसे एक कार है, कोई व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं कार ले लूँ, कार जिस समय हाथ में आ गई उस समय एक्सीलेटर भी अपना है, गियर भी अपना है, और एक्सीलेटर और गियर और हैंडल भी अपना है। मर्जी वो वहाँ चलाएंगे, खूब रोनेंगे, लेकिन वो कार क्या खराब हो सकती है? क्या वो कार एक्सीडेंट भी कर सकती है? अब क्या वो कार का मैकेनिकल पार्ट भी है? क्या डिज़र्व भी करता है? ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि वो गाड़ी चलाए? ये सब बातें सामने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम को पता लग गया या ये पता लग गया कि भाई ये आदमी एक लंपट राजा है और लंपट राजा धुरपटास नीति उसकी है, जो धुरपटास नीति से लोगों को मूर्ख समझता है। लोग मूर्ख होते नहीं हैं, लोगों को मूर्ख समझता है, मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जिस समय लोगों को पता लगता है कि ये तो चीट कर रहा है, ये तो हमको मूर्ख समझता भी है और मूर्ख बना भी रहा है, तो समाज जो रिएक्शन करेगा वो करेगा। लेकिन क्या कानूनी पक्ष उस पर कोई एक्शन भी लेगा? अब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, उमेश सहगल शायद उनका नाम था। वो उन अब ये जो इन लोगों ने कहा कि नहीं 1940 का स्ट्रक्चर बना हुआ था, 1945 का स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो छत गिर गई थी, ये वो जो पीछे से पाटना शुरू किया, उस विषय पर उन्होंने कहा कि मैं इसी बंगले के बगल वाले बंगले में जब चीफ सेक्रेटरी था तो मैं रहता था। अभी भी चीफ सेक्रेटरी का बंगला हालांकि खाली करवाया गया है, डीजीपी का बंगला खाली, वो चीफ सेक्रेटरी का बंगला खाली करवाया गया है, कुछ और सेक्रेटरियों के बंगले खाली करवाए हैं, कुछ मंत्रियों के बंगले खाली करवाए गए हैं। वो मैं प्रकरण थोड़ी अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1970 के दशक में ये सब बिल्डिंग स्ट्रक्चर नए बनाए गए थे यहाँ पर, जो 6 बंगलिया जिसको आप कह लीजिए, तो ये नए स्ट्रक्चर बनाए गए थे और इसलिए इस स्ट्रक्चर को जिसको ये कह रहे हैं वो 70 का स्ट्रक्चर है और 70 के स्ट्रक्चर को 45-40 का स्ट्रक्चर नहीं बताया जाना चाहिए। इसलिए इसमें बहुत कुछ ज़रूरत नहीं। एक इंटरव्यू में और सुन रहा था कि जो लोग सर्वे करने वाले थे कंपनियां, वो सर्वे करने वाली कंपनी के सीईओ ने या उसके कोई अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हमको कभी बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग में ये सब कुछ 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उस बिल्डिंग के विषय में कभी जाँच करने का हमको आदेश ही नहीं हुआ कि ये मैं पता करूँ कि बिल्डिंग में जान कितनी है। हमसे तो कुछ और काम करवाए गए थे, हमसे वो सर्वे नहीं करवाया गया, हमसे स्ट्रक्चर की बात करी गई थी कि भाई इसका आर्किटेक्चर बना दो, कैसे बनेगा, तो हमने आर्किटेक्चर बना दिया। यानी कि बिल्डिंग की मजबूती और स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की सर्वाइवल कैपेसिटी का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि 70 के दशक की बनी हुई है, ऐसा पूर्व सीएस ने बता दिया। पूर्व सीएस ने यह भी बताया कि भाई इस पूरे प्रकरण में जो कानूनों को ताक में रखा गया है उस पर तो जांच होनी चाहिए।
जैसे ही मुझे लगता है कि पूर्व सीएस चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको याद है शराब घोटाले में भी चीफ सेक्रेटरी ने ही लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था एलजी को कि साहब इसमें हमें ये गड़बड़ लग रही, क्योंकि एलजी फाइनल डिसीजन लेने वाला था। सरकार प्रपोजल बनाती है और प्रपोजल बनाकर चीफ सेक्रेटरी को देती है, चीफ सेक्रेटरी एलजी के पास पहुंचाता है, चीफ सेक्रेटरी उसमें अपना कमेंट लिखता है। चीफ सेक्रेटरी ने सरकार के पक्ष में कमेंट लिखने के बजाय एलजी को कुछ बातें उसमें बता दी कि ये हमें गड़बड़ लगता है। अब एलजी चाहे तो अप्रूव करे, एलजी चाहे तो अप्रूव ना करे। उसी सीएस के स्टेटमेंट के आधार पर, चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के आधार पर एलजी ने उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दी थी। अब पूर्व जो चीफ सेक्रेटरी हैं सहगल साहब, उनका बयान आ गया है या कई लोगों के बयान और आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता को तो पता लग गया, लेकिन क्या ये बात पर कोई एक्शन भी होगा? क्योंकि मिसयूज ऑफ पावर किया गया है और हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। भारत में एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं है। भारत में पावर तो है, सिस्टम पर हम बिठाते तो हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं देते। ऐसी एब्सोल्यूट पावर कि वो ये कहे कि नहीं साहब हम कुछ भी करेंगे, आप प्रश्न नहीं कर सकते। जैसा कि केजरीवाल जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं साहब, दिल्ली के मालिक केजरीवाल हैं, और ये एलजी कौन होता है, ये प्रधानमंत्री कौन होता है, ये राष्ट्रपति कौन होता है। कल को वो कहेंगे ये न्यायालय कौन होता है। कल सपोज उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो कहेंगे भैया न्यायालय कौन होता है, ये राष्ट्रपति कौन होता है, ये चुनाव आयोग क्या होता है। भाई वो हिंदुस्तान के मालिक तो वो हैं। तो दिल्ली छोटा सा एक महाजनपद, जिस जनपद में ये मुख्यमंत्री के नाम से बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो कहते हैं मैं मालिक हूँ, और मैं मालिक हूँ तो एलजी कौन होता है हमसे पूछने वाला कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बात यहाँ पर आती है कि फाइनल सिग्नेचर तो एलजी करता है, क्योंकि सिस्टम करेगा। सिस्टम चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी लेवल है, और वो है, ये तो एक आर्किटेक्चर बनाकर देते हैं कि भाई हमें ये करना है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है वो सीएस बताएगा, और इसका अप्रूवल सैंक्शन तो एलजी देगा। एलजी सैंक्शन देने से पहले रिपोर्टिंग जो आती है, उस रिपोर्टिंग के आधार पर उस पर वो लेता है, और एलजी चाहे तो अप्रूव कर दे ऑब्जेक्शंस के बावजूद, ना चाहे तो ना करे। ये वो मालिक है। मालिक से मतलब वो फाइनल सिग्नेचर करने वाला है। इनकी जो बात सामने आई वो ये आई कि साहब ये केजरीवाल जी अपना घर नहीं बनाना चाहते, चीफ मिनिस्टर का घर नहीं बनाना चाहते थे। केजरीवाल ये मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट इनका घर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। तो पीछे के 6 फ्लैट्स तोड़ दिए गए या खाली करवा लिए गए, अगल बगल के 2 बैंगलो खाली करवा लिए गए, और उसमें पूरा एक नया स्ट्रक्चर बनने की कोशिश हो रही है। नया कंस्ट्रक्शन होगा, नई चीज़ें होंगी, बाकी लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अब प्रश्न खड़े करना स्वाभाविक था कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा आपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जितने हमारे पास 35-36 राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए वो प्रधानमंत्री होता है। आप दिल्ली एक इतना सा, पूरे देश के हिसाब से अगर हम देखें तो एक इतना छोटा सा प्रदेश, और प्रदेश भी ना कहें तो मैं उसको महाजनपद कहता हूँ, जहाँ पर मेयर होता है, लेकिन नाम दे दिया उसको सरकार का। तो सरकार का नाम देने की वजह से भाई नाम आपका मिस अगर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप प्रधानमंत्री से कंपेयर करेंगे। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का विषय रहता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सिक्योरिटी किस लेवल की सिक्योरिटी होती है, यहाँ तक कि एयर में हवा भी प्रोटेक्टेड रखी जाती है कि ऊपर से कोई हमले ना हो जाए। चारों ओर से जो फोर्सेस लगाई जाती हैं वो सही से लगाई जाती हैं। इंटेलिजेंस की चारों ओर से कवरिंग होती है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का जो घर होता है वो स्वाभाविक रूप से बहुत स्ट्रांग और बड़ा संपन्नता से बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी जो आज के बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा भी नहीं कि भाई मैं प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहूँगा, मैं तो झुग्गी में रहूँगा। ये तो आप कह के आए थे कि वो आप झुग्गी में रहेंगे, आप जो है वो मुख्यमंत्री के भवन में नहीं रह गए, क्योंकि 16 AC लगा कर रखे थे शीला दीक्षित ने, और 16 AC जो शीला दीक्षित लगा के रखे थे वो तो आपके और हमारे पैसे से लगा के रखे हैं। जो सिक्योरिटी बना कर रखी है वो हमारे आपके पैसे से बना कर रखी है। इतना बड़े घर की क्या उनको ज़रूरत है? उन घरों में क्या होगा? उन घरों में वो हमारे लिए काम कर रही हैं या फिर वो घर के लिए काम कर रही हैं? ये सब बातें आप राजनीति करके आए थे। एलजी के पास जब ये सब बातें गईं और मीडिया में चला तो एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया,
और तलब करने के बाद उन्होंने एक लेटर थमा दिया और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस पर एक रिपोर्ट बना कर दो कि इसमें कानूनों को, नियमों को कितना पालन किया गया है और कितने ताक पर रख दिए गए हैं। अब आप समझिए कि 45 करोड़ रुपया 6 बार में या 5 बार में निकाला गया, जो एक बार में अगर रिनोवेशन था तो एक बार में एस्टीमेट बनता और बना देते हैं। और रिनोवेशन, क्या पर्दों को रिनोवेशन कहते हैं? मतलब जो पर्दे 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा है ऑटोमेशन का, कि ताली बजाओ तो खुले और ताली बजाओ तो बंद हो जाए, आप लोगों की आवाज़ को पहचानता हो, हेलो कहो तो खुल जाए और कहो खुल जा सिम तो खुल जाए, बंद हो जा सिम तो बंद हो जाए, ऐसे पर्दे क्या रिनोवेशन की कैटेगरी में आते हैं? क्या सिक्योरिटी का वो थ्रेट था? क्या बिल्डिंग गिरने का थ्रेट था? क्या ये सब बातें अब एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इंक्वायरी सेटअप करने का कहा है और कहा है इससे संबंधित सारी फाइलें मेरे पास लाई जाएं। अब जब आप सोचिए, सक्सेना साहब ने वो फाइलें मंगा ली हैं, ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल आप क्या करेंगे? केजरीवाल अब विधानसभा बुलाएंगे, कहेंगे एलजी क्या होता है भाई, हम 45 करोड़ खर्च करें, 450 करोड़ खर्च करें, जनता का पैसा है, जनता हम पर विश्वास करती है, जनता के लिए हम काम करते हैं, तो क्या हम 45 करोड़ के घर में भी नहीं रह सकते? इनकम टैक्स छोड़कर आए और वो नौकरी छोड़कर आए तो क्या 45 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते? इतना पावर नहीं है? हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा तुम 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन देखना यह है कि वो 100 करोड़ जनता की भलाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं या तुम अपनी अय्याशी के लिए खर्च कर रहे हो। ये तो आपको अपना चरित्र चित्रण जनता के सामने करना पड़ेगा। तो एलजी ने जो इंक्वायरी बिठा दी है, प्राइमरी इंक्वायरी आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट आएगी जिसमें वो बताएगा कि इसमें नियमों को कितना ताक पर रखा गया है, नियमों का कितना पालन किया गया है और क्या हो सकता था और क्या हुआ है, और क्या ये जो इम्पोर्टेड मार्बल है वो किसी एस्टीमेट में होता है कि वियतनाम का मार्बल लगाया जाए, क्योंकि हमने तो नहीं सुना कि किसी भी सरकारी भवन में वियतनाम के मार्बल लगाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई क्लॉज भी होता है। वो सारे क्लॉज भारत के प्रोडक्ट के होते हैं कि भाई भारत में प्रोडक्ट होगा, भारत के प्रोडक्ट को लगाया जाएगा। अब वो कोटा पत्थर लगाया जाता है, वो मरकाना मार्बल लगाया जाता है बहुत अच्छी क्वालिटी का, और नहीं तो जनरल भवनों में कोटा मार्बल लगाया जाता है, कोटा पत्थर लगाया जाता है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप जो आपने अभी करवाया है उसके नियम भी हैं क्या भारत में? क्या उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कि उसमें आप वर्क ऑर्डर करके जेब से पैसे निकाले, दे दिए और बिल लगा दिए और पैसे वसूल लिए? अगर ऐसा किया गया है तो करप्शन भी बहुत बड़ा होगा, और ऐसा नहीं किया गया है तो फिर आखिर पैसा गया कहाँ है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और नियमों की बात जहाँ तक की जाती है, वो नियम क्या फॉलो करने चाहिए, क्या हुए या नहीं हुए, ये एलजी ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है। प्राइमरी इंक्वायरी के बाद एलजी मुझे लगता है कि इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और ये भी संभव है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई को चली जाए। और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को चली गई तो आप ये बात सोचिए, क्योंकि बाकी सभी मामलों में अरविंद केजरीवाल ने कहीं दस्तखत नहीं किया। पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को कहता है, लेकिन किसी भी मंत्रालय उनके पास नहीं है, कोई डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है। लेकिन ये वाला मामला तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल स्वयं मार्केटिंग करके आई हैं, सीधी डीलिंग हुई है। तो अगर इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया एलजी ने, तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल ज्वाइन करेंगे जाके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, वहीं पर जाकर पिकनिक बनाएंगे और वहाँ मकराना मार्बल छोड़ दीजिए, वियतनाम मार्बल छोड़ दी, इटालियन मार्बल लगाया जाएगा जो ठंडा पैर को ठंडा रखता है, गर्मी में भी गर्म नहीं होता। वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एलजी ने जो रास्ता अपनाया है वो एक सटीक और सुदृढ़ रास्ता अपनाया है। इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत बुरा हो सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि एलजी को चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसी रिपोर्ट ना लगा दे जिससे एलजी को शक हो और एलजी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दे, तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।